मंडल कमीशन की रिपोर्ट में अध्याय 4 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 सेशन में 4.1 से 4.10, 4.11 से 4.20 तक बिंदु डिस्कस किए थे। और जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की बातें दी गई है जो उस समय डिवाइड एंड रूल करने के लिए बहुत सही तरीके से जो आम जनता में इन सब चीज़ों को बैठाया गया था, उनके दिमाग और सोच को प्रभावित किया गया था। और वो उसमें सफल भी हुए और आज तक ये चीज़ें चलती भी आ रही है कहीं-कहीं, कुछ-कुछ बिंदुओं पर। और जिस प्रकार से ये चल रहा है 4.21 बिंदु से मैं इसको वापस पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट अध्याय 4 के अंतर्गत दी गई है। और ये बिंदु 4.21 कहता है, वाल्मीकि रामायण में एक शूद्र शंबुक की प्रसिद्ध कहानी आती है, जिसने उत्तराखंड के वनों में किसी वृक्ष पर अपने पैरों के बल उल्टा लटकर 12 वर्षों तक गहन तपस्या की थी। एक ब्राह्मण लड़की की मृत्यु पर जिसका पिता अभी जीवित था, उसके कुछ रिश्तेदारों ने राम से शिकायत की कि वह आघात इसलिए लगा है क्योंकि शंबुक ने, जो शूद्र है, तपस्या करके धर्म विरोधी कार्य किया था। राम उत्तराखंड वनों में गए और इस आरोप की सत्यता का पता लगाने के बाद शंबुक का इस दुस्साहस के लिए सिर काट दिया। बिंदु 4.22, महाभारत में एक भील लड़के एकलव्य की कहानी दी गई है, जो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। गुरु ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह विद्या केवल क्षत्रियों को ही सिखाई जा सकती थी। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों के साथ धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए वनों में गए। दल के साथ साथ चलने वाला एक कुत्ता जब भौंकने लगा, तो एक तीर उसके मुख में आकर लगा। स्पष्टतया धनुर्धारी छुप कर बैठा हुआ था और कुत्ते के भौंकने की दिशा को ही लक्ष्य बनाकर उसने तीर छोड़ा था। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल अर्जुन में ही ऐसी कमाल दिखाने की योग्यता थी। उन्होंने निशानेबाज को पुकारा और एकलव्य जंगल में बाहर आया और उसने अपने तीर से कुत्ते को मारने का अपराध स्वीकार कर लिया। अपने गुरु का नाम बताने के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य था। इस संबंध में उसने पहले वाली घटना की याद दिलाई और बताया कि उसने धनुर्विद्या द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखी थी, जिसे उसने जंगल में खड़ा कर रखा था। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने फौरन अपने गुरु की इच्छाओं को पूरा किया, यद्यपि वह अपने अंगूठे कटे हाथ से फिर कभी तीर नहीं चला सकता था। बिंदु 4.23, यदि कहीं जनता को धर्म रूपी अफीम खिलाने का काम किया जा गया है, तो वह भारत में ही किया गया था, जहां थोड़े से पुजारी वर्ग ने बड़ी होशियारी से अधिकांश जनता की विचारधारा को बदलकर दीनता के साथ दासता की भूमिका निभाने के लिए युगों तक उन्हें सम्मोहित किए रखा। धार्मिक किसान और दस्तकार, श्रमिक किसान और दस्तकार आदि के रूप में शूद्र समाज के फालतू वर्ग के मुख्य उत्पादक थे। उनका सामाजिक श्रम भारत की महान सभ्यता का प्राण रुधिर था। फिर भी सामाजिक तौर पर उनके साथ जातियों से बाहर जैसा बर्ताव किया गया था। निजी संपत्ति रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। करों का अधिक बोझ उन्हें वहन करना पड़ा था और समाज संहिता का थोड़ा सा भी उल्लंघन करने पर उन्हें भारी से भारी दंड दिया जाता था। चूंकि उनकी निम्न जाति स्थिति उनके जन्म से संबंध थी, इसलिए उन्हें आशा रहित होकर कठोर श्रम किया और कष्ट उठाया। बिंदु 4.24, यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि गुण और कर्म के आधार पर 4 प्रकार की व्यवस्था मेरे द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने किसी व्यक्ति की जाति को उनके कर्मों से जोड़ा था, न कि जन्म से। निसंदेह यहाँ पर भगवान गीता का दार्शनिक दृष्टिकोण बदला हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में जाति का यह दर्शन जाति प्रथा के दंश को उतार देता है और कौशलपूर्ण ढंग से इसे रूढ़िबद्ध बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जाति के सूत्र सिद्धांत और इस सिद्धांत के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। सूत्र बनाने वाले ब्राह्मणों ने शूद्रों की मुक्ति केवल उच्च जातियों में जन्म लेने द्वारा ही होने का आश्वासन दिया था। स्पष्ट शब्दों में कहा गया जाए तो इसका मतलब है कि उसे कयामत तक इंतजार करते रहने के लिए कहा जाए। दूसरी तरफ गीता भी अनेक बार इस विरोध को निष्क्रिय कर देती है। पहला तो यह कि 4 वर्णों में से केवल मूल विभाजन के लिए तर्क देने का प्रयत्न करती है। दूसरा यह कि इन विभाजनों की वास्तविक समानता पर पूर्णतया और देती है, जहां तक किसी व्यक्ति के उद्धार के लिए किए गए उसके विशेष काम का महत्व और उसकी जन्मजात क्षमता का संबंध है। बिंदु 4.25, गांधी जी ने छुआछूत के विरोध अपनी जिहाद में उक्त विषय को और अधिक मुखरित किया था, लेकिन जाति संबंधी गीता के विचारों से या गांधी जी द्वारा छेड़े गए जिहाद का
आम व्यक्ति की जाति प्रथा के बारे में ज्ञान पर क्या वास्तविक प्रभाव हुआ? जीवंत सामाजिक वास्तविकता पर विचार करते समय मनुष्य द्वारा निर्मित महान धार्मिक कृतियों में दी गई सूक्ष्म आध्यात्मिक धारणाओं को नहीं लिया जाता है, बल्कि उसे स्वयं के लिए बनाए हुए विचार होते हैं जो जनता की चेतना में समाहित हो जाते हैं और उनके सांसारिक विचारों का एक अंग बन जाते हैं। इस दृष्टि से जाति प्रथा का अर्थ है कि हिंदू समाज का अनेक पृथक पृथक ऐसी जातियों में विभाजन, जिनके यहाँ शादी ब्याह खान पान अपनी जाति में होना और सामान्यतः परंपरागत व्यवसाय अपनाती है। भागे आगे जन्म से उनकी जाति निर्धारित होती है और प्रत्येक जाति का अपना जाति परंपरा में एक निश्चित स्थान होता है। बिंदु 4.26 सामाजिक संगठन की उक्त योजना जो 3000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है ने विभिन्न जातियों और समुदायों की उत्पत्ति और विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उदाहरण के तौर पर उच्च ज्ञान के एकमात्र रक्षक के रूप में ब्राह्मणों ने वैदिक बौद्धिक व्यवसायों के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति सहित एक अत्यंत संस्कार निष्ठ समुदाय के रूप में विकास किया। इसके विपरीत शूद्र सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित व्यक्ति बने रहे और उन्होंने एक गंवारू व्यक्ति की सभी अनाकर्षक विशेषताओं को अपना लिया। रजनी कोठरी की पुस्तक भारतीय राजनीति में जाति से लिए गए निम्नलिखित उदाहरण से पता चलेगा कि उच्च जातियों के साथ प्रतियोगिताओं में निम्न जातियों कैसे उतरती थी, जबकि उनकी कई बड़ी बड़ी कमियों को दूर कर दिया गया था। चूंकि ब्राह्मण उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यवसाय और नौकरियों में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए सभी स्थानों पर उन्होंने अपने गुट बना लिए, जिनमें से गैर ब्राह्मण को बाहर रखा गया। 1892 में और 1904 के बीच भारतीय सिविल सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले 16 उम्मीदवारों में से 15 ब्राह्मण थे। 1914 में से 128 स्थायी जिला मुंसिफों में से 93 ब्राह्मण थे। 1944 में विश्वविद्यालयों के 650 पंजीकृत स्नातकों में से 452 ब्राह्मण थे। बिंदु 427 यद्यपि उपयुक्त उदाहरण समय की दृष्टि से बहुत पुराना है, बिल्कुल सही है, यह आशा की जाती है कि लगभग 3 शताब्दियों तक विशेष रियायत और प्रोत्साहन देने के बाद निम्न जातियां अपने आप तेजी से आगे बढ़ रही है। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 1969 से 1978 तक की 10 वर्ष की अवधि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के केवल 10 उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में लाए गए थे। 1976 से 77 में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार खुली प्रतियोगिता में ग्रेड तक नहीं बना सका था। इसी प्रकार इन्हीं 10 वर्षों के दौरान योग्यता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केवल 6 उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा में लाए गए थे, जिसका उदाहरण परिशिष्ट 6 के द्वारा दर्शाया गया है। इन द ब्रैकेट बिंदु 4.28 इस छोटे किंतु प्रभावी उदाहरण से हमें ज्ञात होता है कि दलित वर्ग किस प्रकार अपनी संस्कृति में पिछड़ा रहा और अब इस पिछड़ेपन को दूर करने से पूर्व उसे अपनी अनेक ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करना होगा। बिंदु 4.29 चूंकि जाति किसी व्यक्ति के जीवन में के प्रत्येक पहलू पर प्रतिबंध लगाती है और इसे नियंत्रित करती है, जिसके कारण तक ऐसे समाज का सृजन होता है जिसमें कोई वर्ग वैषम्य नहीं होता। दूसरे शब्दों में निम्न जातियां न केवल सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी, अपितु शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई थी। इसके विपरीत उच्च जातियां इन सभी क्षेत्रों में उन्नत थी। इस बात का मूल कारण धार्मिक क्रम परंपरा में किसी विशेष जाति की स्थिति का उच्च या निम्न होना था। बिंदु 4.30 वास्तव में जातीय स्थिति की भूमिका समाज में इतनी व्यापक थी कि न्याय की बात और न्याय प्रदान करना भी पूर्णतः इससे प्रभावित थे। इसका प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है जैसे हम आज कानूनी नियम का प्रयोग करते हैं। इस मत की तुलना पहले के हिंदू समाज के कानून बोध से करना रुचिकर होगा, जहां मनुष्य की योग्यता जाति परंपरा में उसकी स्थिति से प्रत्यक्षतः संबंध थी। बिंदु 4.31 अंग्रेजों ने कानून के बारे में कहा है कि यदि इसे विश्वव्यापी, अव्यक्तित्व तथा निष्पक्ष बनाना है तो इसे अंधा होना चाहिए। फिर न्याय का चित्रण पारस्परिक ढंग से वस्त्र पहने और आंखों पर पट्टी बांधे तथा एक संतुलित तुला हाथ में लिए हुए एक स्त्री के रूप में किया गया। हिंदू कानून में इसके विपरीत था। समाज में मनुष्य के भीतर अंतर का उनकी कानूनी पहचान, अधिकार तथा दायित्व केंद्रित था।
बिंदु 4.32 वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश शासन काल में कानूनी नियमों के अधीन रहने के कारण इसे हमारे संविधान की आधारशिला बनाया गया, जबकि वास्तविक व्यवहार में हमारा कानून अभी भी किसी की हैसियत को देखते हुए पर्याप्त छूट प्रदान करता है, जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे। ऐतिहासिक दुष्परिणाम का एक दिलचस्प उदाहरण है। बिंदु 4.33 उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए क्या यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि सामाजिक पिछड़ापन परंपरागत भारतीय समाज में जातीय स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम है और पिछड़ेपन के कई अन्य कारण प्रत्यक्षतः इसे पंगु बना देने वाली बाधाओं का फलस्वरूप है।